आज हम फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको 15 से 20 एग्जाम्पल दूंगा, हर एक फंक्शन का एग्जाम्पल दूंगा ताकि ये कंसेप्ट आपको पूरे तरीके से समझ में आए। ना मार्केटिंग के तो हजारों फंक्शंस हैं, बट सारे के सारे फंक्शंस को तीन ग्रुप्स में सेट किया है। एक एक्सचेंज, एक फिजिकल सप्लाई और फैसिलिटेटिंग मददगार फंक्शंस। एक एक करके हम देखते हैं। फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होता है? मैं दुकान में गया, पेन लिया, पैसा दिया, ये फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज हुआ। नो एक्सचेंज के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? पहले बाइंग। ना ध्यान से सुनना, बाइंग में एक मैन्युफैक्चरर को क्या खरीदना पड़ता है? रॉ मटेरियल। मारुति कार वाले को इंजन और ये सब लेना पड़ेगा ना, टायर। एक होलसेलर किससे खरीदता है? मैन्युफैक्चरर से। रिटेलर किससे खरीदता है? होलसेलर से। सो बाइंग सबके लिए जरूरी है। एक्सक्यूज मी। लेकिन मैन्युफैक्चरर का बाइंग वस्तु बनाने के लिए, होलसेलर का बाइंग रिटेलर को बेचने के लिए, रिटेलर का बाइंग होलसेलर से कस्टमर को बेचने के लिए। सो सिंपल सी बात है, बाइंग या तो बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर के लिए, या बेचने के लिए। नाउ बाइंग के बाद जो एक कंसेप्ट है असेंबलिंग, वो मैं बताता हूं क्या है। नाउ इन लोगों ने बाइंग के अलग अलग पार्ट्स बताए। एस्टिमेटिंग द डिमांड। लेट अस टेक द फर्स्ट एग्जांपल। अभी दिवाली आज चल रहा है, मार्च। दिवाली लेट अस एज्यूम अक्टूबर में। तो जो ऑटोमोबाइल डीलर्स होते हैं उनको पता है कि दिवाली में 5,000 गाड़ियां बिकेंगे। तो दिवाली के एक महीने पहले होंडा कंपनी का डीलर है, होंडा को बोलता है 5,000 गाड़ी भेजो। तो वो कहाँ से भेजेगा? सो बाइंग के लिए वो क्या करेगा? हर महीने मई जून जुलाई अगस्त, या जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, हर महीने कितना? दिवाली के लिए हजार हजार गाड़ी ज्यादा मंगाएगा। एक साथ 5,000 गाड़ी मैन्युफैक्चरर होंडा नहीं दे पाएगा, क्योंकि सब पूरे इंडिया के डीलर्स को देना है। तो वो 4-5 महीने पहले अंदाजा लगाएगा कि बारिश यदि अच्छी हुई है या होने के चांसेस है तो ये डिमांड आएगा, तो उस हिसाब से वो बाइंग धीरे धीरे तैयारी करेगा। दूसरा, सिलेक्शन ऑफ कंज्यूमर ओरिएंटेड गुड्स। नाउ इट इज सेड दैट गुड्स वेल बॉट आर हाफ सोल्ड। परचेजिंग गुड्स का आप फाइनल कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट तो देखो। अभी आप देखो, लोग डीजल के गाड़ियां कम रखते हैं और इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार्स का इंडिया का एग्जांपल ले लो। 2023 में आपको विश्वास नहीं होगा, सब ई व्हीकल की बात करते थे, लेकिन ई व्हीकल से ज्यादा बिक्री किसने किया? हाइब्रिड व्हीकल। तो आजकल कंज्यूमर दो चीज याद रखना। एक तो एसयूवी, जितने कार 35 लाख कार इंडिया में बिकते हैं, आधे कार एसयूवी बिकते हैं। आप कितने भी अच्छी कार बनाओ, चांसेस बिकने का क्या है? एसयूवी। तो उस हिसाब से आप अंदाजा लगाओ। दूसरा, हाइब्रिड व्हीकल, जो बैटरी से और पेट्रोल या डीजल दोनों से चलती है। हाइब्रिड व्हीकल और एसयूवी, ये दो पकड़ के आप डिमांड के हिसाब से खरीदो। आपने पेट्रोल या डीजल कार जरूरत से ज्यादा मंगा लिया तो स्टॉक में पड़ा रहेगा, बिकेगा ही नहीं। तीसरा, सिलेक्शन ऑफ सप्लायर। अब क्या होता है, हम पिछले साल 2022-23, 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 22, जो गाड़ी में चिप्स लगते हैं ना, जिसको सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं, जो आपके मोबाइल में है, जो आपके कार्स में है, जो वॉशिंग मशीन में है, उसका वर्ल्ड का सबसे बड़ा सप्लायर ताइवान सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग। अब पूरा देश, वर्ल्ड उस पर डिपेंड था। वहां पे कोविड हो गया, इंडिया का शॉर्टेज हो गया, तो अभी इंडिया ने सोच लिया है कि खुद मैन्युफैक्चर करना। तो सिलेक्शन ऑफ सप्लायर के हिसाब से अब बॉश का एग्जांपल ले लो। बॉश कार की कंपनीज को पंप्स और ये सब सप्लाई करता है। अब चाइना में एक प्लांट था, लेकिन इफ चाइना में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उन्होंने एक और प्लांट इंडिया में, एक नासिक एक बैंगलोर, दो है बॉश इंडिया में। सो सप्लायर, आई इफ मेरे पास 2-3 ऑल्टरनेटिव रहे तो पहला नहीं दे पाया तो दूसरे से तो खरीद सकूं, वो आपको सोचना पड़ेगा। फिर नेगोशिएशन, नेगोशिएशन क्वांटिटी का, प्राइस का, डिस्काउंट का, मोड ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ पेमेंट, ये सब देखा जाता है। आप जब पेट्रोल खरीदता है डीलर, तो उसको पहले एडवांस देना पड़ता है, उसके बाद पेट्रोल आता है। समझ में आया? सो मैं डीलर हूँ पेट्रोल का है, भारत पेट्रोलियम। सपोजिटली 12,000 की लीटर की गाड़ी है,
तो पहले मैं 12 लाख पे करूंगा, फिर गाड़ी निकलेगी, वो एडवांस पेमेंट होता है। तो आपको नेगोशिएशन वहां पे करते नहीं आएगा, आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा। फिर लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करो। कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट कई प्रकार के होते हैं, फिल्म स्टार्स के भी अपने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा रहता है प्रोड्यूसर का एक्टर को कि शूटिंग सपोजिटली अमेरिका में, तो एक्टर का सारा होटल खर्चा कौन उठाएगा? प्रोड्यूसर। लेकिन एक्टर बोलता है मेरे वाइफ भी साथ में आएगी, तो कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर लिखा रहता है वाइफ, एक्टर के अलावा उसकी वाइफ का खर्चा एक्टर उठाएगा, प्रोड्यूसर नहीं। ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है। आया समझ में? अब असेंबलिंग, अब कॉमन सेंस समझो। आपका एक सेंट्रल गोडाउन है, अमेजन का ले लो। अमेजन 24 आवर्स डिलीवरी कैसे दे पाता है? वर्ल्ड का, अमेजन का मेजरली मालिक कौन है? जेफ बेजोस। वो अभी वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी बन गया है, इलॉन मस्क को पीछे छोड़ दिया। ये 2 दिन पहले का न्यूज। तो 24 आवर्स डिलीवरी कैसे देता है अमेजन? उनके अलग अलग ठिकाने में वेयर हाउस है ना। अब महाराष्ट्र में एक भिवंडी में वेयर हाउस है, आप रहते हो पूना में, आप रहते हो मुंबई में, आपने रात को 11 बजे एक बोट का हेडफोन या ईयरफोन ऑर्डर किया, वो आपको सवेरे 8:30 तक पहुंच जाएगा। क्यों? वो ट्रक पूना लेकर पहुंचेगी। सो असेंबलिंग मतलब आप सब जो खरीदते हो एक जगह पे असेंबल करो। आप अलग अलग जगह असेंबल करोगे तो डिलीवरी के टाइम में दिक्कत आता है। तो असेंबलिंग के लिए ये लोग ऐसे जगह पे गोडाउन बनाते हैं जहां से डिमांड हुआ। अब ना आप सोचो ना, एमएसएमई भारत में 5 करोड़ के ऊपर एमएसएमई है, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। अभी हजारों, 10-1 लाख मेडिकल स्टोर्स है, उनको दवाई कहाँ से? तो एक सेंट्रल जगह पे सब दवाई आपका होलसेल होगा जो फटाफट सप्लाई करेगा, ताकि शॉर्टेज ना हो। शॉर्टेज हुआ तो दाम बढ़ता है और फिर कंपनी पे भरोसा कम हो जाता है। सो असेंबलिंग क्यों किया जाता है? ताकि कस्टमर्स को फटाफट पहुंचाया जाए। रॉ मटेरियल्स का असेंबलिंग क्यों किया जाता है? ताकि मैन्युफैक्चर टाइम में हो। दूसरा, फिनिश गुड्स का असेंबल क्यों किया जाता है? कि राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट प्राइस में आप सप्लाई कर सको। ठीक है, समझ में असेंबलिंग। नेक्स्ट इज सेलिंग। सिंपल सी बात है, सेलिंग एक्सचेंज में, बाइंग तो किराना शॉप ने बाय कर लिया मैगी, बट उसको बेचना तो पड़ेगा। तो सेलिंग मतलब कस्टमर को गुड्स बेचना फॉर अ प्राइस। आप जाते हो किराना शॉप, आप मैगी का 14-15 रुपए का पैकेट का देते हो, वो आपको मैगी देता है। तो यहाँ पे पैसा मिलने के बाद एक्सचेंज का रूप खत्म होता है। लेकिन जब हम सेलिंग की बात करते हैं तो आपको प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की बात समझना पड़ेगा। एक ज़माने में जो टाटाज की जो गाड़ियाँ थे, बिकॉज टोयोटा और मारुति ये सब का दबदबा था, टोयोटा का, टाटास का इतना नहीं था। टाटा ने इंडिया की पहली ट्रक लॉन्च की टीएमबी 512 1950 में। तभी टीएमबी मतलब टाटा मर्सिडीज बेंज का जॉइंट वेंचर था। और ई व्हीकल का तो पिछले 4-5 साल में बढ़ोतरी हुई है, बट आप 5 से 10 साल पहले चले जाओ, टाटाज लॉस में था इंडिया में। टाटाज ने जैगवार को खरीदा, जैगवार फॉरेन में प्रॉफिट में था, बट इंडिया में लॉस में चल रहा था। और उनके गाड़ी का स्टॉक बहुत ज़्यादा था, बिक नहीं रहे थे, कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा थे। आज के तारीख में 4 व्हीलर के 15 कंपनीज है इंडिया में, उसमें से मारुति का मेन दबदबा, 50% के ऊपर शेयर मारुति का। तो जब इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना आ गया, टाटा नेक्सॉन, टाटा पंच टाटा का है। अभी आपको नेक्सॉन डीजल वर्जन में भी मिलेगा, इलेक्ट्रिक वर्जन में भी मिलेगा। तो सेलिंग के लिए आपको राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। और बोलते हैं ना, बाकी कार कंपनीज सिर्फ महिंद्रा का रेवा और ये शायद इलेक्ट्रिक के 2 ही कंपनीज थे इंडिया में। रेवा तो छोटी गाड़ी थी, नेक्सॉन एसयूवी थी। नेक्सॉन इंडिया की नंबर 1 इलेक्ट्रिक व्हीकल बन गई क्योंकि कस्टमर के पास ऑप्शन ही नहीं था, और उस टाटा ने उसको इम्प्रूव करते गए। तो उनका प्रोडक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट ई व्हीकल में इतना अच्छा हो गया है कि आज नंबर 1 वही है। अब जो लॉन्च कर रहे हैं बाकी कंपनीज, ह्यूंडई ने लॉन्च कर दिया है, मर्सिडीज बेंज ने लॉन्च कर दिया है, ह्यूंडई, मर्सिडीज, फिर होंडा का न्यूज आ रहा है वो भी लॉन्च करेगा। 2 व्हीलर तो 7G अगले महीने अप्रैल में बोल रहे लॉन्चिंग है उसका। सो आपको प्रोडक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट, रिसर्च, इंजीनियरिंग, डिजाइन उस प्रकार से करना पड़ेगा जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट पूरे कर सके और एट द सेम टाइम डिमांड क्रिएट कर सके।
अब देखो, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होंडा का न्यूज आ रहा है, ऊपर वो जो आता है ना, पहले डिजिटल कहाँ था? होंडा में स्टार्टिंग में डिजिटल नहीं था। अभी कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजिटल आ रहा है। पहले जो पेट्रोल का है, आपका सीट को ऊपर करो, पेट्रोल अंदर था, अभी सीट बाहर बाहर आ गया ना पेट्रोल का। सो नए नए चीजें आ रहे हैं गाड़ियों में, ठीक है। सो एस्टेब्लिशिंग कॉन्टैक्ट विद द बायर्स, मैंने आपको बोला था मैं 15-20 का एग्जांपल दूंगा एटलीस्ट, उसमें से ये एक और एग्जांपल। अब टोयोटा गाड़ियों का सक्सेस का एक बड़ा कारण है। टोयोटा इज अ जापानीज कंपनी। वो लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नासिक ले लो, नासिक में वासन टोयोटा है। ये लोग आएंगे और ये लोग अपने हिसाब से 15-20 कस्टमर को बुलाएंगे, बात करेंगे, बहुत सम्मानपूर्वक बुलाएंगे, गिफ्ट देंगे, 5 स्टार होटल में खाना रखेंगे, और उनको बोलेंगे गाड़ी का परफॉर्मेंस क्या है, क्या कमियां हैं, क्या चाहते हो आप गाड़ी से, सम्मानपूर्वक। तो उनको फीडबैक मिलता है, तो अगले गाड़ी में वो लॉन्च कर सकते हैं। सो तभी तो डिमांड क्रिएट होगा और बायर से कांटेक्ट होगा। तो वो लोग बायर से कांटेक्ट, एक और तरीका है कंपनीज का बायर से कांटेक्ट करने का। खास करके बैंकिंग वाले, आपको मेल जाते हैं ना, ईमेल आते हैं, ये लोग रेगुलर, पहले सिर्फ मेल जाते थे, अभी व्हाट्सएप में कांटेक्ट करते हैं। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत बढ़ गया है। नेगोशिएशंस क्या होता है, एक ही वस्तु, आप होम लोन की बात करते हो, अभी एच डी एफ सी इंडिया का नंबर 1 क्रेडिट कार्ड, एसबीआई क्रेडिट कार्ड, होम लोन में भी ये लोग दोनों का ही मेन दबदबा है। लेकिन आप जब जाते हो होम लोन के लिए, तो वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलेगा 9.5। आप बोलोगे एच डी एफ सी को, मेरे को एस बी आई 9.0 में दे रहा है, तो बोलेगा ठीक है हम कम करके 9.25। होम लोन का ब्याज एक समय जो नेगोशिएट नहीं होता था, उधर भी नेगोशिएट होता है। मेडिक्लेम पॉलिसी में भी आप डिस्काउंट मांग सकते हैं। तो नेगोशिएशन हर कोई करता है, जो जितना ताकतवर है वो नेगोशिएशन ज़्यादा करेगा। आप होटल में जाते हो, होटल में 100 कमरे हैं, आपको एक कमरे चाहिए, कमरे का दाम 5,000, आप बोलते हो 4,500, वो बोलता है नहीं 4,800। एक आदमी को 100 कमरे चाहिए, बोलते हैं 3,000, वो 4,000 में भी दे देगा। फर्क समझ में आ रहा है? तो नेगोशिएशन में बायर की ताकत, सेलर का डिमांड, ये सब भी देख के वो डिसाइड करता है, और लास्ट में आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करोगे। अभी फंक्शन ऑफ फिजिकल सप्लाई। अब ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल लूंगा प्याज का। जो ट्रक से लासल का, जो नासिक के नज़दीक है लासल का, वो एशिया का सब, नासिक जिले में आता है, डिस्ट्रिक्ट में आता है, एशिया का सबसे बड़ा कांदा मार्केट है। अब जो ऑक्शन होते हैं, वहाँ से ट्रक निकलते हैं, तो जो व्यापारी है उन्होंने पाया कि ट्रक से एक तो टाइम लगता है, एक पोल्यूशन होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट महंगा पड़ता है। यदि उन लोगों ने ट्रेन से भेजा तो उनको कुछ 1-2 रुपया सस्ता पड़ता है पर किलो। तो ट्रांसपोर्टेशन सिंपल सी भाषा में मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब इसमें इसलिए कांदा ट्रेन से भेजना उनको ज़्यादा परवड़ता है, सस्ता में पड़ता है। अभी एक और कंसेप्ट आ गया है, जो नदी और समुद्र के रास्ते से। मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा। जो हरिद्वार में मारुति का प्लांट है, अब हरिद्वार से आपको चेन्नई में भेजना है, तो ट्रक से तो 7-8-10 दिन लगेंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला आप नदी के रास्ते से भेजो, हम आपको 2,000 रुपये पर कार सब्सिडी देंगे। एक जहाज में 50 कार जाता है, लाख 1,00,000 तो गवर्नमेंट देगा, तुम्हारा 2, 4, 5 5 लाख, तो आपका लाख 1,00,000 सेव होता है, पोल्यूशन कम होता है, डैमेज कम होता है रोड के हिसाब से। सो नदी का ट्रांसपोर्टेशन भी बेहतर हुआ, गवर्नमेंट उस पर भी वर्क कर रहा है, क्योंकि रास्ते बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा, चेन्नई से जो बांग्लादेश है गुड्स, ट्रक बॉर्डर पे 7-7 दिन तक का वेटिंग था। अभी नया कंसेप्ट है, चेन्नई से आप समुद्र में गोल घूम के जाओ तो उतना टाइम सेव होता है। सो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारे नए नए कंसेप्ट आए आजकल। तो ई व्हीकल आ गए, ई व्हीकल जिससे आप बोलते ना, अमेजन वाले का गाड़ी देखा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल रहता है, उसमें ताला लगाते हैं बाहर से। सो ट्रांसपोर्टेशन विद लेस पोल्यूशन, लेस कॉस्ट, टाइमली डिलीवरी, ये देखा जाता है। और हर गाड़ी में आजकल जीपीएस आ गया, तो आपको ट्रैक करता है, ट्रक वाला रुका तो नहीं है। अभी भारत में करीबन 80 से 90 लाख ट्रक्स है, लेकिन जो ट्रक ड्राइवर है 12 से 14 घंटा काम करता है। एयर कंडीशन बहुत सारे ट्रक्स में नहीं है।
इंडियन गवर्नमेंट ने कायदा लाया है 2026 से हर एक ट्रक जो ड्राइवर का कैबिन है वो एयर कंडीशन होना चाहिए। फॉरेन में तो कायदे 8-10 घंटे के पर आप चला नहीं सकते, आपको आराम करना है 8-10 घंटे। इंडिया में इतना स्ट्रिक्ट कायदा नहीं है, अभी इस कायदे इंडिया में भी सख्त हो रहे हैं। सो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि गांव गांव में, भारत में 6 लाख गांव है, टाइमली कस्टमर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सबसे मेजर था। एक जमाने में रोडवेज था, लेकिन अभी ट्रेन डेवलप हो गया है, और अभी नदियों, समुद्र, उसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। सो ट्रांसपोर्टेशन में प्रोडक्शन का फायदा क्यों होता है? क्योंकि मुझे रॉ मटेरियल आसानी से मिलता है, फास्ट मिलता है, टाइमली मिलता है, और पेरिशेबल प्रोडक्ट्स। अभी पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के नए नए कंसेप्ट कैसा है, यहाँ से सपोजिटली अंगूर यूरोप में भेजना है, तो ये लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से भेजते हैं कच्चे, कि जब तक यूरोप पहुंचे ट्रांसपोर्टेशन में तब तक वहां पे पक जावे रास्ते में। समझ में आया कैसे दिमाग? सो अभी पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, मिल्क ले लो, पनीर ले लो, इसको कांस्टेंट रेफ्रिजरेशन लगता है। ये सब में इंडिया ने बहुत प्रगति की है, और सही समय में सही जगह पे, प्लेस यूटिलिटी, मतलब नासिक में संतरे का है, वो कहाँ से आता है? नागपुर से। कश्मीर में एप्पल्स है, ठीक है ना, तो सही समय पे सही जगह पहुंचा जाए। और एक और चीज़ है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाता है लोगों का। कैसे अच्छा हो जाता है? अभी आप ताली बजाओ ट्यूबलाइट चालू होगा, ताली बजाओ ट्यूबलाइट बंद होगा। हमारे जो, जैसे बिल्डिंग में मोशन कैसे होता है, सूरज उगा तो लाइट अपने आप बंद हो जाएगा। आपने नाइट कैमरास देखे हैं, सीसीटीवी, सीसीटीवी जब अंधेरा होता है ना, लाइट चालू होता है उसका, और जैसे ही दिन की रोशनी है लाइट बंद हो जाएगा। सो स्टैंडर्ड आपको खुद से करने की जरूरत नहीं है। पहले हमारे जनरेशन में आप मोटर से पानी खींचते थे, वो ओवरफ्लो होता था, आप सवेरे नींद में 5-6 बजे जाकर बंद करते थे। आजकल ऐसा आ गया, मोशन में सेंसर, पानी भर गया अपने आप वो बंद कर देता है। हमारे टाइम में कोई उठा नहीं, 1-1, 2-2 घंटे तक पानी चालू, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका बढ़ गया, पानी वेस्टेज, देश का रिसोर्सेज का वेस्टेज, अभी सब टेक्नोलॉजी ने टेक ओवर किया। ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स इन इक्वलाइजिंग प्राइसेस। अच्छा, एक रेगुलर सप्लाई रहेगा तो वस्तु का दाम, दूध का सप्लाई, दही का सप्लाई, प्याज टमाटर का सप्लाई, सब्जियों का सप्लाई, फ्रूट वेजिटेबल रेगुलर रहेगा तो दाम में फ्लक्चुएशन नहीं होगा। आज हुआ कल नहीं हुआ तो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होगा। तो रेगुलर सप्लाई से दाम भी स्टेबल रहता है। एम्प्लॉयमेंट, लाखों लोग, मैंने तो ऑलरेडी बता दिया, 80 से 90 लाख ट्रक ड्राइवर्स है, क्लीनर्स है। आप सोचो कितना लोगों को नौकरी मिलता है। फिर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में रोड, रेलवे, वाटर, सब जानते हैं, एयर, ठीक है, फास्टेस्ट मोड एयर है, डोर टू डोर रोड देता है। रेलवे ज़्यादा क्वांटिटी वाला लेता है। वाटर, फॉरेन में जैसे यहाँ से अमेरिका भेजना है, एरोप्लेन आपको 12 से 15 लाख लगेगा कंटेनर का, वही आपको शिप 2 लाख लगेगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। तो कॉमन सेंस है। स्टोरेज और वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग के 3 फंक्शंस होते हैं। मैंने अमेजन का एग्जांपल ले लिया, पहला गुड्स रिसीव करना, फिर असेंबल करना, और तीसरा वहाँ से गुड्स कस्टमर तक पहुँचाना, ठीक है। सो वेयर हाउसिंग क्यों ज़रूरी है? वस्तु सीजनल रहेगा, खास करके अम्ब्रेलाज, या आपका ठंडी का वेयर। अभी बारिश में, अभी बारिश 2-3 महीने में शुरू हो जाएगी, तो छतरी अभी से गोडाउन में लोग रखते हैं, जैसे शुरू हुई फटाफट गोडाउन से दे दिया, तो मारा मारी नहीं होती। आज से करीबन 15 साल पहले नासिक में सडनली ठंड 2-3 डिग्री, 2-3 तो नहीं, 3-4 डिग्री तक आ गया था। फरवरी की बात कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा ठंड था ना, तो लोग भागे भागे हीटर्स आते ना, पूरे नासिक में हीटर खत्म हो गए थे, ऐसी हालत थी, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी। तो आजकल फिर वेयर हाउस ऐसे आ गए कि खत्म भी हो गए, तो वेयर हाउस से फटाफट सप्लाई करके आपको कीमत मिल रहा है ना, आपको डिस्काउंट कोई मांगेगा नहीं जब डिमांड इतना ज़्यादा है तो बिकता है। तो इसलिए वेयर हाउस का बहुत काम में आता है। लोग क्या करते हैं, स्वेटर्स, सीजन खत्म हो गया ठंडी का, अभी गर्मी चालू है, तो उसको वेयर हाउस में अच्छे तरीके से पैक करके रख देंगे, जैसे सीजन आया वापस निकालेंगे, तो खराब भी नहीं होता। फिर फैसिलिटिंग फंक्शन, मतलब मददगार फंक्शन, जैसे स्टैंडर्डाइजेशन। आप ध्यान से देखना, एग्रीकल्चर के लिए एगमार्क है, आप गोल्ड के लिए भी हॉलमार्क आ गया है। गोल्ड के पीछे जो अ, अभी कंपलसरी कर दिया है गवर्नमेंट ने, उसमें आप स्कैन करोगे ना गोल्ड का, किसने बनाया, कब बनाया, कहाँ बनाया, पूरा पता चलता है। पहले ब्रांडेड के लिए था, अभी सब ज्वेलरी को
हॉलमार्क हो गया कंपलसरी। 200-400 रुपये खर्चा आता है, गोल्ड वो दुकानदार करता है, वो कस्टमर से वसूलता है, लेकिन आपको गारंटी हो जाता है कि 22 कैरेट है तो 22 कैरेट में मिलेगा। पहले बदमाशी क्या करते थे, 23 कैरेट का 23 कैरेट बेचते थे, लेकिन वो होता था 20 कैरेट का। अभी हॉलमार्क से 23 कैरेट है तो मैं जाके गवर्नमेंट के पास चेक कराऊं तो तुरंत पता चलता है किसने बनाया, तो पकड़े जाएंगे ना किसने फ्रॉड किया। तो ये फ्रॉड बहुत होता था खास करके दिल्ली में। तो अभी फ्रॉड कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म तो नहीं हो जाएगा, कुछ ना कुछ लोग चालबाजी करेंगे। ग्रेडिंग सिंपल सा है, एग्जांपल ले लो। वर्ल्ड का मेजर बासमती चावल सप्लायर अपन। अभी चावल ले लो, गऊ चावल में आई थिंक गऊ में 40% मार्केट, वर्ल्ड का 40% गऊ अपने से जाता है। तो जब आप असेंबल करने जाते हो, गऊ तो आ गया, फिर आपको ग्रेड करना पड़ेगा, पतला चावल, जाड़ा चावल, बासमती चावल, रेशमी चावल, समझ में आ रहा है। तो आपको एक ग्रेड ऑन द बेसिस ऑफ अलग अलग, उसमें भी बोलते हैं ना, गहू के भी अलग अलग वैरायटी है, बहुत सारे वैरायटी। इंदौर के गहू बहुत फेमस माने जाते हैं, मध्य प्रदेश के। उसमें अलग अलग लेवल, सस्ते महंगे, बोलते हैं ना, पॉलिश किए हुए दाल, पॉलिश दाल, अनपॉलिश दाल, तो आप ग्रेड करोगे। अब ब्रांडिंग, अब एक इसका एग्जांपल लेता हूँ। रोल्स रॉयस को कैसे ब्रांड किया है कि एक सुपर लग्जरियस कार जो 100 साल तक खराब नहीं होगी। लेकिन रोल्स रॉयस में आधे से ज़्यादा पार्ट्स तो BMW के, लेकिन BMW का इमेज कैसा, फास्ट ड्राइव और लग्जरियस। लेकिन रोल्स रॉयस में आपको आदमी सूट में दिखेगा, ब्लेजर में, जबकि BMW में टी शर्ट में। समझ में आ रहा है फर्क। तो आपने ब्रांड कैसा बनाया मर्सिडीज का कि एक लग्जरियस ब्रांड है। लेकिन मारुति जो माइलेज ज़्यादा देती हो, मतलब मध्यम वर्गीय के लिए मारुति है। लग्जरी में मारुति कभी नहीं काउंट होता, लग्जरी में मर्सिडीज, ऑडी और BMW काउंट होता है, रोल्स रॉयस ये सब। तो आपको जब ब्रांड बनाना है, ब्रांड कोका कोला या नाइकी का जो टिक मार्क का सिंबल है, एप्पल का जो एप्पल में कटा हुआ जो कॉर्नर है, वो आपने आपको डिसाइड करना है आपका ब्रांड कैसा है। सामान्य आदमी के लिए क्या महंगा, ताज में आपको महंगा ही चीज मिलेगा, वो लग्जरियस ब्रांड है। अभी आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, टाटा वेस्ट साइड सुना है, कपड़ों का ब्रांड है टाटा का। अच्छा, जूडियो भी टाटा का ब्रांड है, लेकिन जूडियो आपको गरीबों और मध्यम वर्गीय और थोड़े लोअर लेवल पे मिलेगा, तो वहां पे टाटा नाम कभी नहीं आता। जूडियो टाटा का ब्रांड, सुना है ना, जूडियो वो टाटा का ब्रांड है, लेकिन वेस्ट साइड में टाटा का नाम डालते हैं क्योंकि वो थोड़ा लग्जरी की तरफ चला जाता है। सो उन्होंने ब्रांड ऐसे किया है, जूडियो में टाटा नहीं डाला है, नहीं तो फिर लोग मिक्सअप कर देंगे वेस्ट साइड और जूडियो में, दोनों अलग है। तो जूडियो मध्यम वर्गीय और लोअर, वेस्ट साइड मध्यम वर्गीय और अपर मध्यम वर्गीय के लिए। तो आपको ब्रांड होता क्या है, एक सिंबल जैसे नाइकी का टिक मार्क, एक नाम, एक टैगिंग, जैसे किंग ऑफ गुड टाइम्स आप बोलते हो। सो आप डिसाइड करो आपको इमेज कैसे क्रिएट करना है, और उसमें ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क बन जाता है। व्हील, लिरिल सोप, डव, डव का देखा ना, व्हाइट कलर का आता है साबुन, उन्होंने वैसा ब्रांड इमेज क्रिएट किया है। और फिर ट्रेडमार्क, अच्छा भारत में ट्रेडमार्क मिलता है 10 साल के लिए, अपने लोगो है आपका, आप रजिस्टर कराओ, 10 साल बाद आपको ट्रेडमार्क मिल जाएगा। तो ब्रांड इससे तो क्रिएट होता है। मैगी हर कोई जानता है, पार्ले जी की वो लेडी है ना, पार्ले बच्ची है छोटी सी, वो 70-80 साल पुराना ब्रांड है, ट्रेडमार्क उनका है, तो आज भी वो चल रहा है। आप ट्रेड नेम गोदरेज, कबाट में गोदरेज के कबर्ड बहुत फेमस माने जाते हैं, गोदरेज के लॉकर्स, गोदरेज के लॉक, ये तीनों में गोदरेज ने नाम क्रिएट किया है। और आप गोदरेज का कबाट देख के दूसरा अनब्रांडेड दिखेगा और गोदरेज का दिखेगा तो आप गोदरेज का लोगे, उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो ब्रांडिंग एक प्रोडक्ट का इमेज तैयार करता है, बेचने में आसानी होता है, दूसरे प्रोडक्ट से बेहतरीन या अलग दर्शाता है। और फिर लास्ट में पैकेजिंग, आप पैकेजिंग में जो कवर लगाते हो, जो उसमें एक्सपायरी डेट, उसका कलर, डिज़ाइन, जिससे वो दूसरे प्रोडक्ट से अलग दिखे, वो आता है। आप देखो पार्ले जी का पैकिंग आज भी बहुत सालों से वैसा ही है, मैगी का पैकिंग, ठीक है ना। सो पैकेजिंग में अलग अलग प्रकार का, आजकल तो कार्डबोर्ड के ज़्यादा चलते हैं,
गनी बैग्स का ज़माना कम होते जा रहा है, जो अ, पोता आता है ना, उसके बजाय अब दूसरे बैग्स आजकल फेमस हो रहे हैं। वुडन बॉक्सेस, ये अगेन रफ हैंडलिंग के लिए होता है। कार्डबोर्ड बॉक्सेस जो बोलते हैं ना बल्कि नहीं, उनके लिए। चाइना जार्स हल्के गुड्स के लिए। अर्दनवेयर अलग क्वालिटी के लिए, मतलब अलग चीज़ों के लिए, सब अलग अलग। ग्लास, टिन कंटेनर, टेट्रा पैक्स, अमूल का जो आता है ना आपका टेट्रा पैक में, प्लास्टिक कंटेनर्स, बहुत सारे चीज़ें आते हैं। सो इन लोगों ने अलग अलग बताया। पैकेज, एक जैसे जंडू बाम के ऊपर का जो पैकेज है, वो लेबल उस पर जो चिपकाया हुआ है, जैसे कि 35 रुपीज़ जो लिखा हुआ है, प्राइसिंग, दैट इज लेबलिंग, ठीक है ना। फिर इंश्योरेंस की बात करते हैं। इंश्योरेंस में कितने लोग होते हैं? दो पार्टीज होते हैं। LIC इंश्योरर है, अपन इंश्योर्ड है, अपनी गाड़ी सब्जेक्ट मैटर है। मैं पे करूंगा प्रीमियम किसको? इंश्योरर को। तो इंश्योरर क्या प्रॉमिस करेगा कि मैं LIC एक एग्जांपल दिया हूँ, वो मेरे गाड़ी को कॉम्पनसेट करेगा, भरपाई देगा यदि कोई डैमेज हुआ। तो इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पार्टीज, जिसमें इंश्योरर प्रॉमिस करेगा कि भरपाई करने का। ये सब मददगार है। रिस्क इंश्योरर उठाता है, मैं प्रीमियम भरता हूँ, ठीक है। बोलने के लिए बहुत कुछ है, बट समझो इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है। कौन से पार्टीज के बीच? दो, इंश्योरर LIC, इंश्योर्ड अपन, वस्तु का सब्जेक्ट मैटर। मैं क्या पे करूंगा? प्रीमियम। इंश्योरर क्या करेगा? जब डैमेज हुआ तो भरपाई करके देगा। फिनेंसिंग, फिनेंसिंग में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म हुआ। और फिक्स कैपिटल, मशीनरी के लिए कर्जा और को फिक्स कैपिटल बोलते हैं। रॉ मटेरियल के लिए कैपिटल को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो फिनेंसिंग क्यों महत्व है? आजकल आईफोन्स और कार्स फिनेंसिंग की वजह से तो बिकते ना। 24 मंथ्स EMI, 36 मंथ्स EMI, कितना अच्छे अच्छे स्कीम्स वो लोग रहते हैं। मोबाइल के लिए 8 महीने में आपको क्रेडिट कार्ड पे 6 महीना इंटरेस्ट फ्री। अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस आपको 3 साल का एक साथ निकाल सकते हो। वो लोग बोलते हैं 3 साल का आपका 30,000 का प्रीमियम है, 3 साल का 90। वो लोग बोलते हैं हम आपको 85 में दे देंगे। आप बोलते 85 है नहीं, वो लोग बोलते एक काम करो 85 डिवाइडेड बाय 18, मतलब कितना? 4,000 महीने का। आप बोलते 4,000 तो बहुत सस्ता है, तो आप करो। तो लोग फिर 3 साल का एक साथ निकाल लेते हैं। तो उस कारण क्या है? फिनेंसिंग। धंधे को फिनेंसिंग लगता है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए। और मशीन के लिए चाहिए तो फिक्स कैपिटल, इलेक्ट्रिसिटी और सैलरी पेमेंट के लिए चाहिए तो वर्किंग कैपिटल। फिर मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, दुनिया बदल रहा है, मुझे मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन लगेगा, मार्केट में क्या बदल रहा है, क्या चाहिए। अभी पहले क्या होता था, लोग खुद बुक करते थे शादियों का लिए, अभी इवेंट मैनेजमेंट आ गया। पहले डेथ हो गई तो लोग फिर सब भागादौड़ी हो जाती थी। आजकल तो उसके भी आ गए केयर टेकर्स, वो लोग ही सब मैनेज करते हैं। मतलब एम्बुलेंस से लेकर शमशान तक का, मतलब उसके भी आजकल बोलते हैं ना मैनेजर्स आ गए। आपको सिर्फ एक प्राइस पे करना है, वो लोग सब मैनेज कर देंगे। शादी, इवेंट मैनेजमेंट बहुत बढ़ गया है, क्योंकि एक आदमी कितना करेगा, तो इवेंट मैनेजमेंट वाले सब करते हैं, ठीक है। तो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, जैसे मार्केट बदल रहा है वैसे आप लोग बदलो और प्रोडक्ट वैसे सप्लाई करो। रिस्क बेयरिंग, मार्केटिंग में रिस्क भी है। कई बार आपने आईफोन 15 लॉन्च होने से 1 महीने पहले 14 में कितना अच्छा डिस्काउंट था। 60,000 का, 60-70 हज़ार का iPhone 14 35 में मिल रहा था फ्लिपकार्ट में। और लाइव एग्जांपल ले लो, सैमसंग S24 अल्ट्रा लॉन्च किया, लॉन्चिंग के ठीक एक हफ्ते 15 दिन पहले S23 अल्ट्रा पे HDFC क्रेडिट कार्ड पे फ्लैट 25,000 डिस्काउंट था, क्योंकि S24 अल्ट्रा आने वाला था ना। तो अच्छा, उन लोगों ने डिस्काउंट नहीं दिया रहता, S23 अल्ट्रा का स्टॉक है और S24 अल्ट्रा लॉन्च किया, तो आदमी कौन सा खरीदेगा? 24 खरीदेगा ना। तो उनको पहले निकालना होता है प्रोडक्ट। तो जब भी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट आता है प्रोडक्ट पर, तो समझ जाने का नेक्स्ट जनरेशन या अगला प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली कंपनी। फिर इकोनॉमिक रिस्क, टाइम रिस्क, टाइम, बस 2 मिनट में हो जाएगा, भाई बड़ा है। टाइमली आपको प्रोवाइड करना है। जगह, प्लेस रिस्क, आप पहुंचाते पहुंचाते, कई बार हमारे टाइम में शादी हो जाती थी, जब पोस्ट ऑफिस से कार्ड आता था, शादी हो गई फिर कार्ड पहुंचता था। अभी ये सब तो कम हो गया, अभी तो व्हाट्सएप के मैसेज आ जाते हैं। कंपटीशन रिस्क, अच्छा स्विगी और जोमेटो ले लो। जोमेटो बहुत, मतलब जोमेटो प्रॉफिट में आ गया, स्विगी पीछे अभी भी। 1 लाख करोड़ का वैल्यूएशन आ गया जोमेटो का। तो जोमेटो ने नया स्कीम ऑफर किया। आप देखो, स्विगी 10 फ्री डिलीवरीज का 99 रुपीज़ लेता है, जोमेटो वही प्राइस में 3 महीने तक अनलिमिटेड डिलीवरी फ्री देता है।
स्विगी 10 दे रहा है, आज नहीं तो कल स्विगी को बदलना पड़ेगा। लोग क्या बोलेंगे, फक्त 10 डिलिव्हरी, माझा सेविंग फ्री डिलीवरी में 25 रुपये आपका, मतलब 100 250 रुपये जो आपका डिलीवरी चार्ज लगना था वो 99 में हो जाएगा, बट 10 ही। जोमेटो में अनलिमिटेड है तो आप किसका लोगे, जोमेटो। तो कंपटीशन रिस्क में स्विगी को भी बदलना पड़ेगा। फिर पॉलिटिकल रिस्क, देश बदल रहा है, फिजिकल नेचुरल ह्यूमन रिस्क तो बहुत सारे हैं, ठीक है, ये सब आपको झेलना पड़ेगा। फिर एडवर्टाइजिंग, सबसे बेस्ट एडवर्टाइजिंग किसका है, मैगी 2 मिनट, उन्होंने अच्छा ब्रांड क्रिएट कर लिया। डोमिनोज 30 मिनट्स में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट कैंपेन ऐसे चला है। एप्पल ने, एप्पल का सक्सेस का बहुत बड़ा कारण है आईपॉड, पता है ना, छोटा सा आता था म्यूजिक का, सुना है आईपॉड, उनका मार्केटिंग कैसे था, 1000 गाने आपके जेब में, 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट, इतना फेमस। अच्छा, आईपॉड एप्पल का लॉन्च हुआ था तभी सोनी का भी था। 10 साल पहले एप्पल और सोनी सेम लेवल पे थे। आज एप्पल 10 साल बाद सोनी से करीबन 10 गुना, 10 गुना तो नहीं, 5-6 गुना बड़ा हो गया है, 5-6 गुना से ज़्यादा। तो एप्पल का सक्सेस उनके एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, पहले कार लॉन्च होते थे नॉर्मल तरीके से, अभी इंटरनेशनल लेवल पे खूब एडवर्टीजमेंट करके लॉन्च करते हैं, बहुत बढ़िया मार्केटिंग करते हैं, उसमें भी मीडिया, टीवी और सब। फिर मार्केट रिसर्च, आपके पास आएंगे, आपको कैसा प्रोडक्ट चाहिए, आपको पूछेंगे, पहले बहुत सारे लोग आते थे, लेकिन अभी कंपनी ऑनलाइन भेजता है, आपको क्या प्रोडक्ट में कमी दिखता है, आपको और क्या चाहिए, पूछता है आपसे, आप लिख के देते हो, उस हिसाब से नया प्रोडक्ट में चेंजेस लाता है। सर्वे बहुत प्रकार से कर सकते हैं इसके, हर एक का टेलीफोन और एक्सपेरिमेंटेशन मेथड, बहुत प्रकार के सर्वे हो सकते हैं। इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, हर एक पॉइंट और उसका छोटा छोटा, आपको 3-4 पेज हर एक असेंबलिंग ग्रेडिंग हर एक का एक्सप्लेन करो, उसके टाइप्स छोट में बताओ, चार्ट ड्रॉ करो और एग्जांपल लिखो, आपका काम हो जाएगा। मतलब 2.5 से 3 पेज, आप लिखने जाओ तो 30 पेज भी लिख सकते हो, बट आप 3 घंटे में आपका उतना ही पेपर कंप्लीट होगा, उससे ज़्यादा नहीं। समझ में आया? तो ये खत्म होता है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग।